हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। हमने स्टार्ट किया हुआ था रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का लेसन। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और आज हम पढ़ेंगे अपना डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ओके, आज हमने पढ़ना है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज के बारे में कि रिसोर्सेज की डेवलपमेंट किस तरह से होती है। ओके, हमने स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कशन की थी व्हाट इज़ रिसोर्स। कोई भी ऐसी चीज़ जो इंसान की नीड्स को सेटिस्फाइड करती है दैट इज़ कॉल्ड रिसोर्स। जब तक वो इंसान की नीड्स को सेटिस्फाइड नहीं करेगी तब तक वो चीज़ रिसोर्स नहीं कहलाएगी। रिसोर्स वही चीज़ कहलाएगी जो इंसान की क्या करती होगी, नीड्स को सेटिस्फाइड करती होगी, अदरवाइज़ वो रिसोर्स नहीं कहलाएगी। ओके, जैसे मैं बोलूँ पानी अगर पड़ा हुआ है तो पानी को जब तक हम पानी जो अगर इंसान की नीड्स को सेटिस्फाइड नहीं करेगा तो पानी वो कभी भी जो है रिसोर्स नहीं कहलाएगा। रिसोर्स वही चीज़ कहलाएगी जो इंसान की नीड्स को सेटिस्फाइड करती है, इंसान की वांट्स को सेटिस्फाइड करती होगी। ओके, रिसोर्सेज आर वेरी वाइटल फॉर द ह्यूमन सर्वाइवल के लिए रिसोर्सेज का होना बहुत ज़रूरी है। रिसोर्सेज नहीं होंगी तो ह्यूमन का सर्वाइवल होना बहुत ही मुश्किल है। ये भी माना जाता है, इट वॉज बिलीव दैट, ऐसा माना जाता है, ठीक है, ऐसा माना जाता है कि रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, रिसोर्सेज आर द गिफ्ट ऑफ द नेचर। नेचर का एक गिफ्ट होते हैं रिसोर्सेज। पानी जो है नेचर ने हमें गिफ्ट दिया हुआ, एयर हमें गिफ्ट दी हुई है। क्यों दी हुई है? बिकॉज रिसोर्सेज वही चीज़ होती है जो इंसान की नीड्स को सेटिस्फाइड करती हैं। पानी इंसान की नीड्स को सेटिस्फाइड करता है, एयर इंसान की नीड्स को सेटिस्फाइड करती हैं। दे आर कॉल्ड रिसोर्सेज। ओके, लेकिन रिसोर्सेज इंसान क्या कर रहा है, रिसोर्सेज को मिसयूज़ कर रहा है, रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेड तरीके से यूज़ कर रहा है, इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से यूज़ कर रहा है। ठीक है, कुछ रिसोर्सेज को तो बिल्कुल हाथ में लगा रहा है, लेकिन कुछ रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा क्या कर रहा है, यूज़ कर रहा है। इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, मेजर प्रॉब्लम इमर्ज हो जाती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम इमर्ज हो जाती हैं। ओके, बहुत सारी प्रॉब्लम इमर्ज हो जाती हैं। सबसे पहले जो प्रॉब्लम इमर्ज हो जाती है वो देखते हैं हम, क्या है, डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द नीड ऑफ इंडिविजुअल। रिसोर्सेज क्या हो जाते हैं, डिप्लीट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इंसान जो है, कुछ इंसान जो है अपनी नीड्स को सेटिस्फाइड करना चाहते हैं। रिसोर्सेज क्या हो जाते हैं, डिप्लीट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, सेकंड इज हमारा जो है दैट इज एक्सलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन अ फ्यू हैंड्स। होता क्या है कि कुछ रिसोर्सेज जो होते हैं किसी एक ही इंसान के हाथ में रहते हैं और बाकी जो लोग होते हैं वो रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर पाते हैं। हमारी सोसाइटी क्या हो जाती है, सोसाइटी टू जो है सेगमेंट में डिवाइड हो जाती है, यानी कि हैव्स और हैव्स नॉट। हैव्स वो होते हैं जो रिच होते हैं और हैव्स नॉट वो होते हैं जो पोर होते हैं। देन कम टू योर बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट वाला जो है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज द इनडिस्क्रिमिनेटेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। भाई रिसोर्सेज अगर आप ज़्यादा करोगे तो ग्लोबल क्राइसिस हो जाएंगे, ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस हो जाएंगे, जैसे ग्लोबल वार्मिंग। ओके, ग्लोबल वार्मिंग के होने के चांसेस हो जाएंगे, ओजोन लेयर डिप्लेशन हो जाएगी। ओके, ओजोन लेयर डिप्लेशन जब हो जाएगी फिर क्या करोगे आप, देन देयर इज कॉल्ड एनवायरनमेंट पोल्यूशन, एनवायरनमेंट पोल्यूशन हो जाएगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली लैंड डिग्रेडेशन हो जाएगा। इसे हम कह सकते हैं कि ये रिसोर्सेज को हमने केयरफुल तरीके से यूज़ करना है, नहीं तो हमारे सामने ये सारी प्रॉब्लम जो हैं वो इमर्ज हो जाएंगी, सामने आ जाएंगी प्रॉब्लम। जब ये सारी प्रॉब्लम आ जाएंगी तो क्या करोगे फिर? ठीक है, देन कम टू योर नेक्स्ट पॉइंट। जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है वो हम क्या करते हैं, देखते हैं क्या है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट। यस, कहता है कि इन अ कंट्री, जैसे हमारा देश है, इन कंट्री लाइक इंडिया, तो यहाँ पे रिसोर्सेज जो हैं हर जगह तो नहीं मिलते हैं। यहाँ पे क्या है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज हर जगह पे एक वजह से नहीं मिलते हैं। ओके, रिसोर्सेज हर जगह पे जो है अलग अलग रिसोर्सेज मिलते हैं। ठीक है, जैसे कोई चीज़ जो है जम्मू कश्मीर में मिलेगी, जो रिसोर्सेज जम्मू कश्मीर में जो चीज़ें होंगी वो आपको किसी और पार्ट में नहीं मिलेंगी। जैसे मैं बात करूँ झारखंड की, झारखंड इज रिच इन आयरन ओर, झारखंड में आयरन ओर बहुत ज़्यादा मिलता है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए गुजरात जो है, गुजरात में जो है वहाँ पे आयरन ओर ज़्यादा नहीं मिलता है। ठीक है, आयरन ओर वहाँ पे ज़्यादा नहीं मिलता है, ऑब्वियस की बात है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि कुछ रिसोर्सेज जो हैं कुछ जगहों पे बहुत ज़्यादा हैं, कुछ जगहों पे नहीं है, मिलते ही नहीं है रिसोर्सेज। तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। ओके, रिसोर्सेज को अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे हाथ के ऊपर किया गया है। ठीक है, अब इसके लिए क्या चाहिए, हमें एक प्लानिंग चाहिए होगी जो हमारी रिसोर्सेज को कंजर्व करके रखेगी, तो उसको बोलते हैं क्या, रिसोर्स प्लानिंग। अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज रिसोर्स प्लानिंग।
सो ये हमारे पास आ गया रिसोर्स प्लानिंग। ओके, तो देख लेते हैं रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है। देखिए, मैंने पहले बात बताई थी आपको कि रिसोर्सेज जो हैं अभी अभी हमने डिस्कस किया है कि रिसोर्सेज अनइक्वल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हैं, ठीक है। सो उनकी अगर हमने रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से यूज़ करना है तो उनका डिस्ट्रीब्यूट होना बहुत ज़रूरी है। ओके, उनका डिस्ट्रीब्यूट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब डिस्ट्रीब्यूशन होगी तभी कंट्री की डेवलपमेंट होगी। लेकिन रिसोर्सेज एक हमने अभी डिस्कस किया है, जो रिसोर्सेज आपको जम्मू कश्मीर में मिलेंगे वो रिसोर्सेज आपके किसी और हिस्से में नहीं मिलेंगे। जो झारखंड में आयरन ओर के मिलेंगे वो किसी और एरिया में आपको नहीं मिलेगा, जैसे वेस्ट बंगाल में तो वो नहीं मिलेगा, ठीक है। सो क्या होना चाहिए, रिसोर्सेज की डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। सो रिसोर्सेज प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है। मेन इंपॉर्टेंट है कि प्लानिंग होगी तभी रिसोर्सेज जो हैं पूरी कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। सो देख लेते हैं कि रिसोर्स प्लानिंग में क्या क्या है। फर्स्ट, सबसे पहले हमारे पास है रिसोर्स प्लानिंग में कि हमने रिसोर्सेज कहीं देखने तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफिकेशन करनी है। भाई देखना है कि रिसोर्सेज कहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे सर्विंग करना है, मैपिंग करनी है, ठीक है, कि कितने रिसोर्सेज वहाँ पे हैं, किस क्वालिटी में है, किस क्वांटिटी में है, वो सारी चीज़ें हमने वहाँ पे पहले स्टेप में कर लेनी है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होना, हमने देख लेना है कि कहाँ पे हमें रिसोर्सेज मिल रहे हैं। भाई ऐसा तो नहीं है कि कहीं रिसोर्सेज आपको मिल गए हैं तो आप उनको छोड़ दोगे, नहीं। सेकंड है, आप उनको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। सो उनको हमने क्या निकालना भी है। तो रिसोर्सेज तभी निकल सकते हैं जब आपके पास क्या होगी, टेक्नोलॉजी होगी, अगर आपके पास स्किल होगी तभी आप उन रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर सकोगे। ओके, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हो। थर्ड जो पॉइंट रहेगा वो क्या है, जो आपने रिसोर्सेज कहीं से एक्सट्रैक्ट किए हैं तो वो रिसोर्सेज ऐसे होने चाहिए जो पूरी कंट्री के काम आए, ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट के लिए काम आए। सिर्फ किसी एक जगह से, जैसे राजस्थान से निकले हैं रिसोर्सेज, या गुजरात से निकले हैं, या वेस्ट बंगाल से निकले हैं, तो उस इलाके के डेवलपमेंट के लिए नहीं होने चाहिए, वो पूरे नेशन के लिए यूजफुल होने चाहिए। क्योंकि रिसोर्सेज की ज़रूरत तो सभी नेशन को होती है, पूरे इंडिया को होगी। ओके, तो रिसोर्सेज जो हैं किसी एक पर्टिकुलर रीजन में नहीं रह के बल्कि पूरी कंट्री के काम आए, उसको बोलते हैं क्या, उसी को बोलते हैं रिसोर्स प्लानिंग। तो रिसोर्स प्लानिंग वो चीज़ होगी। ओके, फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है नेक्स्ट में। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। ओके, सो ये हमारे पास आ गया कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो यहाँ से देख लेते हैं थोड़ा सा रिसोर्स कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज में हमारे पास क्या है। सो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब ऐसे रिसोर्सेज अगर वो हम खुद तो यूज़ करें, लेकिन हम क्या करें, आने वाली जनरेशन के लिए भी क्या कर रखें, प्रिजर्व करके रखें, कंजर्व रखें, तो उसी को क्या बोला जाता है, रिसोर्स कंजर्वेशन, या क्या कर सकते हैं उसको, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भी टॉपिक यहाँ पे है। पहले हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट का देख लेते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या कहता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो यही चीज़ कहता है कि रिसोर्सेज जो हमारे पास हैं, रिसोर्सेज जो हमारे पास हैं उनको हमने क्या करना है, यूज़ करना है, लेकिन हमने उसको इस तरह से यूज़ करना है कि आने वाली जनरेशन भी क्या करे, उसको यूज़ कर पाए, ठीक है। सो वो हो गया हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, सो वो नहीं मिल रहा, लेकिन मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है, रिसोर्स प्लानिंग के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। रिसोर्स कंजर्वेशन के बारे में देखा जाए तो वही होता है कि हमने क्या करना है कि रिसोर्सेज को इस तरह से बचा के रखना है, हमने एनवायरनमेंट को इस तरह से बचा के रखना है कि वो जो है डिप्लीट ना हो, ठीक है, ख़त्म ना हो। सो उसको हमने क्या कंजर्व करके रखना है, बचाना है, ठीक है, उसका यूज़ हमने कम करना है, क्योंकि हमने आने वाली जनरेशन के लिए भी तो कर रखना है। सो यहाँ पे गांधी जी की एक बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट कोटेशन है। गांधी जी वो कहते हैं कि देयर इज़ इनफ फॉर एवरीवन नीड्स एंड नॉट फॉर एनीवन ग्रीड्स। वो कहते, गांधी जी कहते हैं कि हमारे देश में हर किसी के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी की ग्रीड के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ग्रीड होता है लालच के लिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इंसान के लिए बहुत कुछ है, यहाँ पे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर इंसान ज़्यादा ग्रीडी हो जाएगा तो उसके लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ओके, सो ये गांधी जी की बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक उन्होंने कोटेशन दी थी। ओके, सो हमें यहाँ से पता चलता है कि रिसोर्सेज जो हैं हमने जो है अच्छे से यूज़ करने हैं। रिसोर्स को अगर हमें यूज़ करना है तो हम कर सकते हैं, लेकिन अपनी ग्रीडीनेस के लिए ज़्यादा नहीं करना है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो रहेगा वो हमारा रहेगा लैंड यूटिलाइजेशन के लिए, ठीक है, लैंड यूटिलाइजेशन के लिए, लैंड रिसोर्सेज के लिए, वो हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में कि लैंड डिग्रेडेशन क्या होती है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं लैंड डिग्रेडेशन के बारे में कि लैंड डिग्रेडेशन क्या होती है। सो हम जिस वी लिव ऑन अर्थ, हम कहाँ पे रहते हैं, अर्थ के ऊपर रहते हैं, और अर्थ के ऊपर रहते हैं तो ऑब्वियस की बात है यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई है रिसोर्सेज की वो क्या हुई है, अलग अलग तरीके से हुई है। रिसोर्सेज कुछ यहाँ मिलते हैं, कुछ नहीं मिलते हैं।
तो कुछ रिसोर्स हमें मिलते हैं, कुछ नहीं मिलते, ये मैंने बता दिया आपको। ओके, देन कम टू योर नेक्स्ट पॉइंट। यस, सो दस लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स। लैंड जो है एक नेचुरल रिसोर्स है। वाटर इज एन नेचुरल रिसोर्स, एयर इज एन नेचुरल रिसोर्स। सो लैंड जो है एक नेचुरल रिसोर्स है और लैंड हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम आती है। लैंड जो है बहुत ज़्यादा हमारे लिए काम आती है। ओबियस की बात है भाई, लैंड जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम आती है। लैंड को हम हर जगह क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक, सो हम कोशिश करेंगे आपको बताने की थ्रू राइटर। ओके, यस, सो देखिए क्या होता है, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड सी लेवल। ओके, सो माउंटेन क्या होता है, माउंटेन वो हिस्सा होता है जिसकी क्या होती है, कोई पीक होती है। ओके, जिसकी कोई चोटी होती है, दैट इज कॉल्ड माउंटेन। माउंटेन की क्या होती है, पीक होती है। लेकिन प्लेट्यू क्या होता है, प्लेट्यू भी तो एक लैंड से ऊपर उठा हुआ हिस्सा होता है, लैंड से अपलिफ्ट तो है, ये भी तो अपलिफ्ट है, लेकिन इसकी क्या है, इसकी एक पीक है। ठीक है, जैसे आपको पीक मिले, लेकिन प्लेट्यू की कोई पीक नहीं होती है। यहाँ पे जो है लोग रह सकते हैं। दिस कैन बी अ रेजिडेंटल एरिया। ओके, दिस इज अ माउंटेन, फिर इसकी क्यों है, पीक है। ठीक है, दिस इज अ प्लेट्यू बिकॉज यहाँ पे क्या है, एक टेबल लैंड है। टेबल लैंड को क्या बोला जाता है, प्लेट्यू बोला जाता है। एंड दिस इज अ प्लेन एरिया। ओके, ये प्लेन एरिया होता है जहाँ पे लोग रहते हैं। सो ये मेजर लैंड फॉर्म है हमारे इंडिया के। ओके, मेजर लैंड फॉर्म हमारे, देखिए मेजर लैंड फॉर्म हमारा जो है वो इस प्रकार से डिवाइड होता है। और ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट कहाँ पे करती हैं, कहाँ पे करती हैं भाई, ऑन लैंड। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये लैंड के ऊपर जो है, ये लैंड के ऊपर आपको मिलती हैं। सो दे आर फाउंड ऑन लैंड। ओके, लैंड के ऊपर ये चीज़ें मिलती हैं। देन हम देख रहे थे कि ये मेजर लैंड फॉर्म्स में आते हैं। सो लैंड फॉर्म्स जो होते हैं वो आप देख रहे हो ना, इंडिया का जो मेजर लैंड फॉर्म है वो किस तरह से डिवाइड हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है, हम देखते हैं, तो यहाँ पे उन्होंने लिखा माउंटेन्स। ठीक है, माउंटेन जो हमारे इंडिया में है वो कितने हैं, 43% माउंटेन्स हैं। ठीक है, प्लेट्यूज कितने हैं, प्लेट्यू जो हैं वो हमारे देश में कितने हैं, अबाउट, हाँ ओके, नहीं, प्लेन एरिया जो है वो हमारा 43% प्लेन एरिया है जहाँ पे हम खेती बाड़ी करते हैं। ओके, माउंटेन जो है वो 30% है। ओके, देन देयर इज कम टू यर 27% जो है वो कौन सा एरिया है, दैट इज का प्लेट्यू है। ठीक है, सो इस प्रकार से हमने क्या किया, इसकी फिजियोग्राफी की डिवीज़न की हुई है। ओके, सो इंडिया की इस तरह से फिजियोग्राफी की डिवीज़न है। क्यों फिजियोग्राफी की डिवीज़न है, क्योंकि ये एक मेजर लैंड फॉर्म्स हैं। ठीक है, जब हमारी अर्थ बनी थी तो उसके बाद ये लैंड फॉर्म्स बने, उससे पहले ये चीज़ें नहीं थी। ठीक है, सो नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है। सो लैंड फॉर्म्स में मैंने इंडिया की मैंने बता दिया आपको। अब हम सेकंड जो डिस्कस करेंगे हम, सो दैट इज़ कॉल्ड लैंड यूटिलाइजेशन। इंडिया में लैंड को किस तरह से यूटिलाइज किया गया है। ओके, सो देखते हैं हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या था कि इंडिया की जो लैंड है वो किसके काम आती है, फॉरेस्ट के काम आती है। ओके, सो फॉरेस्ट के काम आती है लैंड। फिर सेकंड है लैंड नॉट यूज फॉर कल्टीवेशन, जो लैंड कल्टीवेशन के लिए यूज़ नहीं होती है। ठीक है, तो ये लैंड यूटिलाइजेशन पढ़ रहे हैं हम इंडिया की। ठीक है, कुछ फॉरेस्ट जो है, कुछ लैंड पे फॉरेस्ट होते हैं, कुछ लैंड पे जो है हम कल्टीवेशन ही नहीं करते हैं। तो ओबियस के बाद अगर कल्टीवेशन नहीं करोगे तो कौन सी रहेगी, वो एक वेस्ट लैंड रहेगी। ठीक है, वेस्ट लैंड के अलावा नॉन एग्रीकल्चर यूज़ के लिए भी एक लैंड रहती है। जैसे मैं बोलूँ रोड होते हैं जहाँ पे बिल्डिंग्स बनी होती है, वहाँ पे आप एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हो। ठीक है, सो ये जो है ये किस में आती हैं, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। ओके, अदर जो है अनकल्टिवेटेड लैंड में आती हैं, जैसे मैं बोलूँ ग्रेजिंग लैंड, जहाँ पे कैटल को ग्रेज वगैरह किया जाता है। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि जो नेट जोन एरिया में इंक्लूड नहीं होती हैं वो लैंड भी जो है अनकल्टिवेटेड लैंड में आती हैं। देन देयर इज़ द कल्चरली वेस्ट लैंड, जो मतलब कुछ ऐसी लैंड होती है जो 5-6 साल तक क्या होती है, अनकल्टिवेटेड, वहाँ पे कुछ नहीं उगाया जा रहा, तो दैट इज़ कॉल्ड अनकल्टिवेटेड लैंड। देन देयर इज़ अ न्यू कंसेप्ट दैट इज़ कॉल्ड करंट फैलो एंड अदर करंट फैलो। भाई आपने करंट फैलो क्या था कि फैलो लैंड होती है, फैलो लैंड वो लैंड होती है जिसको आप 5 साल के लिए ऐसी ज़मीन जहाँ पे आप कुछ नहीं उगाओगे, दैट इज़ कॉल्ड फैलो लैंड। ठीक है, करंट फैलो क्या हो गया, ऐसी ज़मीन जिसका एक साल के अंदर अगर आप वहाँ पे कुछ नहीं कल्टीवेट करोगे तो वो किस में आती है, करंट फैलो में आती है। ठीक है, लिखा हुआ ना लैंड विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर, मतलब 1 साल के अंदर जो है अगर आप उस लैंड के ऊपर कुछ नहीं लगा रहे हो तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, वो लैंड जो है वो किस में आ जाएगी, करंट फैलो में आ जाएगी। अदर देन करंट में आता है हमारे पास जो लैंड जो है 1 से लेके 5 साल के बीच आपने क्या कर दी है, छोड़ी हुई है, वहाँ पे कुछ नहीं लगा रहे, तो वो किस में आएगी, वो अदर करंट में आएगी। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर है। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।